गुड मॉर्निंग। आगा पूरा बंद है। फिर इसके बाद से हम जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। गुड मॉर्निंग मैडम जी। मॉर्निंग मैम। अब तो कुछ 1000 और देना है ना। काम पर वो उसमें भी डालेंगे नहीं, मेरा अकाउंट से नहीं डलेगा आज, कोई को भी पैसा नहीं डलेगा। चलो ठीक है। अभी नगद ला दूंगा। तो व्यापारी को डालना ही, आज सोमवार है, व्यापारी को से डालना ही है ना। गुड मॉर्निंग मैडम। आपको डाल दिया। गुड मॉर्निंग। कहती थी मैडम 12 बजे तो 2000 रुपये ले लेंगे। उसको आज जमाना पड़ेगा उसको, और उसको भी जमाना पड़ेगा, हम लोग को भी जमाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैम। दिया था मेरे को बोल वाला कितने डर के। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। अगली बार लेंगे। ठीक है। अब हम लोगों ने कल लास्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें हम लोगों ने देखा कि पेशेंट को हम कैसे रूल आउट करेंगे कि ये मेंटल हेल्थ जो है उसकी वो डिस्टर्ब है या मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो फेस कर रहा है। इसके साथ म्यूट कर लीजिए अनुम कुमारी जी। सैलरी कितनी है भैया उसकी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में थी हमने डूज एंड डोंट्स के बारे में पढ़ा था कि हमें ऐसे जो मानसिक रोगी होते हैं उनके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए या उनके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास जो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है पैसा कितना इंटरेस्ट। कुछ प्रकार जो हम लोगों ने देखे थे या कुछ सिम्टम्स हमने जो पढ़े थे मेंटल डिसीजेस में, जैसे कि एग्रेसिव कंडीशन, उत्तेजना वाली जो कंडीशन होती है, अवस्था जो होती है उसमें हमें क्या करना चाहिए। सुस्ती वाली कंडीशन अगर है या पेशेंट है अगर बहुत ज्यादा सुस्त हो चुका है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। शंकालु व्यक्ति है, शंकालु पेशेंट है हमारे पास अगर आ रहा है तो उनके साथ हमें कैसे डील करना है। या भ्रमित, जिसमें कंफ्यूजन की स्टेट अगर है पेशेंट, किसी पेशेंट को, तो उनके साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। ये लास्ट हेडिंग जो इसमें है, मेन जो इम्पोर्टेंट है इसका, वो हम लोग आज देखेंगे। उत्तेजित रोगी जो होते हैं या एग्रेसिव पेशेंट जो होते हैं, तो एग्रेसिव लोगों के साथ आप लोग मुझे बताएंगे कुछ कि एग्रेसिव लोगों के साथ जो बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, बहुत एग्रेसिव फॉर्म में आके चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं, उनके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार या उनके साथ हमें किस तरीके से डील करना चाहिए। कोई बताएगा? मैम, दूसरों से व्यवहार या बातचीत न करने की सलाह दें उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ ज्यादा तर्क वितर्क ना करें, किसी बात के लिए उनको भड़काए नहीं किसी बात के लिए, और उनको विश्वास दिलाएं कि हम उनको समझ रहे हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है आप उसे कितना ही समझा लें, क्या वो आपकी बातों को समझेगा? वो क्या करेगा, उस बात का विपरीत मीनिंग ही निकाल के और एग्रेसिव हो जाएगा। तो बेटर ये होगा कि ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में कोशिश करके उनके गुस्से को और बढ़ावा ना दे और ना भड़काएं उनको। कुतर्क और तर्क ना करें, मतलब हम लोग नॉर्मल होता ना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से करना चाहिए था, इस तरीके का अननेसेसरी उनके साथ जो है वो तर्क और कुतर्क जो है ना करें, ठीक है। ये सारी जो है कुछ चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ कोशिश करके व्यवहार या बातचीत ना करें उनके साथ, या सलाह ना दें जिससे कि वो और ज्यादा उत्तेजित हो जाए या और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए। तो कोशिश करके उस तरीके की बात ना करें जिसपे उनको गुस्सा आता है। कोशिश करके ऐसी बातें ना बोलें जिसपे वो बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो आप ऐसे मानसिक रोगियों के साथ इस तरीके की बातें, सलाह जो है वो बिल्कुल भी ना करें। तर्क और वितर्क जो है वो कतई ना करें उनके साथ, क्योंकि
उससे क्या होगा, वो और ज्यादा भड़क जाते हैं और ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म में आ जाते हैं। उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करें आप कि आप जो है उनकी बातों को समझ रहे हैं और उनकी तकलीफ जो है उनको समझ रहे हैं, और कोशिश करके जब पेशेंट थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, थोड़ा सा शांत होना स्टार्ट हो जाए, तो कोशिश करके उनकी तकलीफ, उनके गुस्से का रीजन जो है वो जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट है जिससे कि पेशेंट ऑल ऑफ अ सडन एकदम से इतना ज्यादा एग्रेसिव जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो जब शांत हो तो कोशिश करके आप उनको कोशिश करें कि वो पानी पी लें या कुछ खा लें या कुछ पी लें। उनको थोड़ा सा आप इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो अपनी तकलीफों के बारे में स्वतः ही वो डिस्कस करें कि उनके साथ ये इश्यूज जो है वो जा रहे हैं, और वो खाना पीना जो है वो प्रॉपर समय से वो उस समय जो है वो ले सकें। ये उनके साथ कोशिश करें आप। समझाने का प्रयास करें कि उन्हें जो है ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन में खुद के लिए तो हानिकारक होते ही होते हैं, अपने स्वास्थ्य को अफेक्ट करते ही हैं, साथ में वो दूसरे के स्वास्थ्य को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, हेल्थ जो है उनको भी अफेक्ट करते हैं, फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सराउंडिंग को वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐस कोशिश करके आप उनको ये जताएं या उनको ये विश्वास दिलाएं, उनको ये एहसास दिलाएं कि यू नीड अ मेडिसिन, आपको मेडिसिन की जरूरत है और आप मेडिसिन लेने से बिल्कुल स्वस्थ जो है वो हो सकते हैं। ये आप उनको मोटिवेट या एनकरेज करने की जरूरत है ऐसे पेशेंट को। आप अगर सामने से जाके उनको बोलेंगे, वो गुस्से में है कि अरे तुम तो बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हो और तुम्हें दवाइयों की जरूरत है, तो ऐसा पेशेंट क्या होगा, वो और एग्रेसिव हो जाएगा। तो बिल्कुल सलाह सामने से ना दें जब वो एग्रेसिव फॉर्म में रहें। जब वो शांत हो जाएं, चीजों को समझने की कंडीशन में रहें, तब उनके साथ आप डिस्कशन करें, ना कि उनके एग्रेसिव मोड में उनके साथ जो है उसी समय उनके साथ डिस्कशन करें। अगर ऐसी कंडीशन में आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे तो कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। पेशेंट हो सकता है खुद को तो डैमेज हार्म करे, साथ में वो आपको भी हार्म कर सकता है। तो कोशिश करके ऐसे पेशेंट्स को काम डाउन होने की समय दें, शांत होने का समय दें, और उसके बाद अपनी बात जो है वो उनके सामने रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें पेशेंट जो उदासी रोगी होते हैं, गुमसुम रोगी जो होते हैं, एकदम म्यूट जोन में जो चले गए होते हैं, एकदम शांत हो चुके होते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं अपने आप को हर जगह से, हर सिचुएशन से, बहुत ज्यादा उदासीन डिप्रेसिव जो दिख रहे होते हैं, उनके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार या उनके साथ हमें कैसे डील करना चाहिए? तो कोई बताएगा? जो उदासीन व्यक्ति होते हैं उनके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार या किस तरीके के साथ, जब कोई उदासीन व्यक्ति पेशेंट आपके क्लिनिक पर आ जाएगा तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन, क्या करना चाहिए? उसको मोटिवेट करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें म्यूजिक और उससे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, राइट। और खाना पीना उसके साथ, भोजन करना चाहिए, उसके साथ उठना बैठना चाहिए, दूर में ले जाना चाहिए, कंपनी देना चाहिए, कंपनी देना चाहिए, बाहर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए उनके साथ, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ऐसे रोगी आपकी क्लिनिक पर आए या आपके सामने प्रेजेंट हो, तो कोशिश करके इनके साथ ज्यादा से ज्यादा पहले तो बात करने की कोशिश करें। बात करने से ये हो सकता है कि पेशेंट कई बार कपिल जी म्यूट कर लें आप। जी मैम। ठीक है, रविशेखर जी आप भी माइक में। ठीक है, रोगी के साथ आप कोशिश करके कुछ देर तक बातें करें। ये बिल्कुल भी ना समझे कि वो तो मेरे को रिप्लाई नहीं देगा या मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर डॉक्टर के मन में ये आ गया कि वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या मेरी बातों का रिप्लाई नहीं देगा और मैं ही अननेसेसरली का उसके सामने बोलता जाऊंगा, तो ये फीलिंग कभी भी न रखें। कोशिश करके एज अ काउंसलर, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन आपको ये कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा कुछ समय तक आप उसके साथ बात करें जब आपके पास आ रहा है पेशेंट, जिससे कि वो अपनी बातों को सामने व्यक्त करने के लिए मोटिवेट हो जाए और अपनी तकलीफ के बारे में आपको स्वतः ही बता दे, स्पॉन्टेनियसली वो खुद ही बता दे। योमिका, ठीक है, खुद से आपको बता दे। उसे कुछ खाने पीने के लिए राजी करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है वो लॉस ऑफ एपेटाइट या
खाना पीना जो है वो छोड़ देते हैं कई बार, तो उनको एनकरेज करें आप कि वो अपना खाना पीना जो है समय पे लें। जब आपके पास विजिट करें तो उनको कुछ सर्व कर उनको कुछ ऑफर करें आप, जैसे बिस्किट ही हो गए या चाय हो गया या पानी हो गया, जिससे कि वो एक कंपनी जो है वो फील करना स्टार्ट करें और होमली फीलिंग जो है वो उनको आना स्टार्ट हो। ऐसा ना लगे कि वो डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार पेशेंट को जब होमली एनवायरनमेंट मिलता है एक फिजिशियन के पास, तो वो बहुत सारी या फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं, तो स्पॉन्टेनियसली बताना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करें और कोशिश करके आप ये जानने की कोशिश करें उनसे कि वो आत्महत्या का कहीं विचार तो उनके मन में नहीं आ रहा है। अब ये कैसे हम पता करेंगे? आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते ऐसे पेशेंट से कि आत्महत्या करने का मन तो नहीं करता है तुम्हारा, या सुसाइड करने का मन तो नहीं करता है, जहर खाने का मन तो नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट लीडिंग क्वेश्चन आप डिप्रेसिव या उदासीन व्यक्ति से कभी भी ना पूछें। डिप्रेसिव या उदासीन के अलावा आप एग्रेसिव पेशेंट से या कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट से कभी भी ना पूछें। उनको सजेस्टिव क्वेश्चंस भी ना पूछें। आप एक स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके उनसे पूछ सकते हैं। योमिका प्लीज बेटा, कोशिश करके आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो है उनसे पूछ सकते हैं। जैसे इस केस में सुसाइडल थॉट उस पेशेंट के अंदर आ रहे हैं या नहीं, वो आप किस तरीके से पूछेंगे? कोई मुझे बताएगा कैसे पूछ सकते हैं हम? किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के मन में सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? उस पेशेंट के साथ काफी देर तक बात करने के बाद ही पता लगेगा कि हम वो क्या करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बताएगा कुछ? बातचीत करने से पता चल सकता है। मित्र जैसा व्यवहार रखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। अच्छा, मित्र जैसे व्यवहार का मैं एक और चीज आपको बता दूं। मित्र जैसे व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आप अपनी और पेशेंट की बाउंड्रीज जो है, लिमिटेशंस जो है, उसको कभी भी क्रॉस ना करें। ये माइंड में हमेशा रखना है कि सामने वाला पेशेंट है और आप एज अ फिजिशियन या काउंसलर हैं, डॉक्टर है, तो वो बाउंड्री, वो लिमिटेशंस हमेशा होनी चाहिए। बहुत ओवर फ्रेंडली कभी भी ना हो। फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखें बट ओवर फ्रेंडली कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे और कुछ बताएंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि... जी विजय कुमार जी दोबारा बोलें। मैडम उसके मन में विश्वास जगाए कि हम उसकी बात को किसी को नहीं बताएंगे और उससे खुल के बात करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम इससे कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट के मन में सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? जी मैम, हम उससे बात करने के बाद उससे ये पूछ सकते हैं कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है आगे, मतलब उसने क्या डिसाइड किया है। ये सब बिल्कुल सही है। मैम उससे बात करते हैं तो बात करने में खुद तो समझ में आएगा कि वो क्या करना चाहेगा, उसकी सोच या उसकी। तो जब हम बात करते हैं, बिल्कुल सही है आप लोगों ने जितने भी आंसर दिए। तो जब हम पेशेंट से जो कुछ देर बात करने की हमने बात करी है कि पेशेंट जब आ रहा है उससे हमें बहुत देर तक बात करनी है, डायरेक्ट पॉइंट पे ना आके आप इधर उधर की बात करें कि अभी क्या चल रहा है लाइफ में, या हम ये पूछ सकते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपके फैमिली मेंबर्स कौन है, आप क्या करते हैं। ये सारी चीजें जब हम पूछते हैं तो एक एनवायरनमेंट बनता है जिससे वो अपनी बातों को रखना शुरू कर सकता है। अब जब आपको ये जानना है कि पेशेंट के मन में सुसाइडल थॉट्स हैं या नहीं है, उसको जानने के लिए आप इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आप, अगर वो बोल रहा है कि मुझे बहुत हर किसी चीज में मन नहीं लगता है, मुझे खाना खाने का मन नहीं होता, पानी पीने का मन नहीं होता, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, तो आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो फिर आपका, जब आप बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो आपका क्या करने का मन करता है, उस समय आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं या क्या थॉट्स आते हैं, उस समय आपको क्या फीलिंग आती है। जब आप ये शब्द यूज करेंगे, ये क्वेश्चन जब उसके सामने रखेंगे, तो कई बार व्यक्ति सेटल डाउन होकर या काम होने के बाद वो बता सकता है कि उस समय जब मैं बहुत दुखी होता हूँ तो डॉक्टर साहब कभी मेरा मन करता है कि कैसा जीवन है मेरा, इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं। तो ये इंडिकेट कर सकता है कि हाँ, सुसाइडल थॉट्स व्यक्ति के मन में आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेशेंट से, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के बजाय आप पेशेंट से जो है वो
कुछ घुमा फिरा के, कुछ सिचुएशंस रख के आप उससे पूछ सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है या वो क्या करना चाह रहा है। नो नो, ठीक है, या उसके दिमाग में क्या चलता है उन परिस्थितियों में। जैसे एग्जाम्पल, आप जब बहुत परेशान होते हैं, बहुत टेंशन की सिचुएशन होती है, समझ में आ रहा है कि कोई चीज सही से नहीं चल रही है, और मैं आपसे पूछूं कि उस समय, या आपके घर वाले व्यक्ति लोग पूछें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो, तो आपके दिमाग में स्पॉन्टेनियसली आता है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो किसी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से आप पेशेंट से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि हम सुसाइडल थॉट्स किस तरीके से पेशेंट से पूछ सकते हैं। डायरेक्ट कभी भी ना पूछें, क्योंकि कई बार पेशेंट के दिमाग में ये चीज नहीं होती है और आपके डायरेक्ट पूछने से उनको एक आइडिया और आ जाता है, तो कभी भी उनको इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछें आप। ठीक है, उन्हें आप कोशिश करके उपचार या दवाई लेने के लिए राजी करें, मोटिवेट करें कि वो मेडिसिन जो है वो लें, जिससे कि उनकी जो डिप्रेसिव प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए और वो एक हेल्दी और सेटिस्फैक्टरी लाइफ जो है वो जी सकें। ठीक है, इस तरीके से आप पेशेंट जो है उनको एनकरेज कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको कि उदासीन व्यक्ति के साथ आपको किस तरीके से डील करना है? कोई भी हाँ या ना में जवाब दे दे कि समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के पेशेंट में कि नेक्स्ट टाइप जो दूसरा टाइप का व्यक्ति होता है वो कौन सा है? शंकालु रोगी, जिसको हमेशा डाउट बना रहता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है। तो शंकालु व्यक्ति जहाँ डाउटफुल कंडीशन रहती है, हर व्यक्ति पे शक करने की बीमारी, ठीक है, उनके साथ हमें कैसा डील करना चाहिए? आपकी क्लिनिक पर अगर कोई शंकालु व्यक्ति आ जाए तो आप किस तरीके से डील करेंगे? क्योंकि वो आप पे भी विश्वास जल्दी नहीं करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से डील करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के साथ? मैम पहले पता लगाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को फीवर तो नहीं आ रहा, ब्लड प्रेशर हाई, डायबिटीज वगैरह ऐसी कंडीशंस तो नहीं है। हाँ। मैम उनको विश्वास दिलाना चाहिए। और वो किस बात का? अंधविश्वास में ना पड़ा हो, भ्रम। बिल्कुल, किस तरीके से? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए, व्यक्ति शंकालु कैसे होता है? बाय बर्थ तो कोई व्यक्ति शंकालु नहीं होता, शकीला नहीं होता है। कुछ ऐसे सिनेरियो, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में हुए होते हैं जिसके बाद व्यक्ति जो है वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाता है, या हम ये बोले कि वो शंकालु प्रवृत्ति का हो जाता है कि वो अगर मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई गोल होगा, कुछ मोटिव होगा, या वो मेरे से उसके बदले में चाहता होगा जब भी वो मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले तो वो मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करता था। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहले तो आप उस व्यक्ति के साथ ईमानदारी के साथ पेश आए, फुल ईमानदारी के साथ, उनसे कोई भी बातचीत ना छुपाएं। कोशिश करके घर वालों को भी आप ये मोटिवेट करें कि आप छोटी से छोटी चीजें, पुनराज जी, अनुराग जी, आप प्लीज म्यूट कर लें, आपका माइक ऑन रह गया है। ठीक है, ठीक है। तो किसी ने कभी उसे धोखा दिया हो? जी मूलचंद जी, कभी किसी ने उसे धोखा दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई एक फैक्टर, कोई एक इंसिडेंस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। किसी व्यक्ति ने जिस पे उसको बहुत ज्यादा विश्वास था, अगर उसने उसके साथ धोखा कर दिया तो वो जीवन भर किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। ठीक है, कई बार होता है घर परिवार में ही लोग होते हैं, चीजें छुपाते हैं और करते जाते हैं, तो उनको ये विश्वास नहीं हो पाता है कि मेरे घर वाले मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो कोई भी रीजन हो सकता है, बाहर का व्यक्ति हो सकता है, अंदर का व्यक्ति हो सकता है, ऑफिस का व्यक्ति हो सकता है, सर्वेंट हो सकते हैं, कोई भी XYZ ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी वजह से कई बार व्यक्ति के अंदर शंकालु प्रवृत्ति जो है वो डेवलप हो जाती है, शक की प्रवृत्ति।
ठीक है। तो कोशिश करके उनके साथ ईमानदारी वाला, ऑनेस्टी वाला व्यवहार जो है आप उनके साथ करें। उनके साथ कोई झूठ ना बोलें, ठीक है। चीजें उनसे ना छुपाएं। जैसे कई बार आदत होती है कि चीजें लेकर आए हैं, आप उनको नहीं दिखा रहे हैं कि बुरा लग जाएगा, तो छुपाने से ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी पेशेंट्स को, ऐसे रोगियों को जो है वो हर्ट करने लग जाते हैं, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो आप उनके साथ झूठ, चीजें ना छुपाएं, ठीक है। अगर उनको किसी चीज के बारे में शक है, शंका है, अविश्वास की कंडीशन है, तो आप कोशिश करके उनसे सवाल ना पूछें और यह भी ना कहें कि उसका विश्वास या संदेह जो है वो गलत है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो समझेगा नहीं उस चीज को। तो आप अननेसेसरी का उनके साथ डिबेट करेंगे कि नहीं तुम अननेसेसरी का जो है वो डाउट कर रहे हो, खाने में कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पर उनके साथ फालतू का डिस्कशन या उनको फालतू में सलाह देने से अच्छा है आप उस कंडीशन में चुप ही रहें, ठीक है। संदेह के बारे में बताने का अवसर प्रदान करें जब वो आपके सामने आए और वो बोलना चाह रहे हैं कि मुझे डाउट हो रहा है कि वो मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो बीच में उनको इंटरप्ट करने की बजाय, बीच में ही उनको टोकने की बजाय, ये बोलने की बजाय कि तुम फालतू का शक कर रहे हो, तुम्हें भ्रम हो गया है, कोशिश करके उन्हें सुनने की आदत डालें, जानने की कोशिश करें। जब प्रॉब्लम पता है कहाँ से आती है, साइकोलॉजी कुछ नहीं है, साइकेट्री में कुछ नहीं है। साइकेट्रिस्ट मेनली क्या करते हैं, जब सामने वाले व्यक्ति को, घर परिवार के आसपास के लोग सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाह रहे हैं, तो साइकेट्रिस्ट उनको पूरा मौका देता है कि वो अपनी सारी भड़ास, उनके सारे थॉट प्रोसेस, उनकी सारी बातें जो हैं, जो दूसरे नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वो उनसे विद अ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं, गोपनीयता को मेंटेन करते हुए उनके सामने जो है वो रखता है। तो व्यक्ति को विश्वास होता है कि वो अपनी बातों को समझ रहा है, ठीक है। इसके लिए ना एक बहुत अच्छी, एक मैं आपको एक और सिम्टम है इसका बताती हूँ मैं, फिर इसी से रिलेटेड जो काउंसलिंग वाला जो सेशन था ना इसका, उसी से रिलेटेड एक मैं मूवी का नाम बताऊंगी उसको। मैंने इतनी सारी मूवीज बताई, किसी ने देखी या नहीं देखी, साइकोलॉजी, साइकेट्री से रिलेटेड, डिसऑर्डर से रिलेटेड? मैम नहीं देख पाए, टाइम नहीं मिल पाता ना मैडम, इसलिए। तो मैम देखा था मैं। हाँ, कौन सी देखी वशिष्ठ जी? मैम अतरंगी रे देखी। अतरंगी में हेलुसिनेशन समझ में आया आप लोगों को? हाँ मैम, हाँ अतरंगी, ठीक है। अच्छा, जिनको समय नहीं मिला हो, मैं समझ सकती हूँ, सभी का शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, ठीक है। काउंसलिंग के लिए मैं बहुत अच्छी एक मूवी बता रही हूँ, जिसमें सबने नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी या नहीं देखी है। हम जो मूवी देखते हैं वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। डियर जिंदगी, आलिया भट्ट और शाहरुख खान की आई थी, देखिए किसी ने? नहीं साहब, नहीं देखी है। तो डियर जिंदगी में आप देखिएगा, शाहरुख खान एज अ काउंसलर होता है वहां पे, और जो आलिया भट्ट होती है वो उस समय डिप्रेशन से गुजर रही होती है, तो वो काउंसलर के पास जाके किस तरीके से बात करती है, काउंसलर उसके साथ किस तरीके से डील करता है, ये तो मैं आपको वर्बल बता रही हूँ, आपको एक पिक्चराइजेशन मिल जाएगा। तो डियर जिंदगी देखिएगा, अगर समय मिले तो आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। कई बार चीजें देखने से हमें आइडिया आ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि उसमें किस तरीके से शाहरुख खान जो है वो डील कर रहे हैं आलिया भट्ट के साथ, जो डिप्रेशन से सफर कर रही है, और वो डिप्रेशन से किस तरीके से अपनी लाइफ से उस कंडीशन से, उस पूरे फेज से किस तरीके से बाहर आती है। तो आप वो देखिएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करके ऐसे व्यक्तियों को कभी भी सलाह ना दें, कोशिश करके उनको बीच में ना टोकें कि तुम्हें अविश्वास है, तुम फालतू में शक करते हो। कोशिश करके ऐसे व्यक्तियों को सुनने की आप आदत डालें और विश्वास दिलाएं उन्हें कि वो उनकी परेशानी को समझ रहे हैं, तभी वो आपके साथ खुल पाएगा और वो अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। उनसे कोशिश करके अन्य समस्याएं जैसे कि अनिद्रा, इंसोम्निया, भूख में कमी आना, एपेटाइट कम हो जाना, शरीर में दर्द रहना, बेचैनी बने रहना, ये सारी तकलीफें जो हैं
तकलीफों के बारे में उनका ध्यान, उनका फोकस जो है, पेशेंट का फोकस जो है उस तरफ लेके जाएं कि देखो ये तकलीफें तो नहीं हो रही। अगर वो बोल रहा है हाँ, तो आप कोशिश करके उसके लिए उनको बोले कि आप दवाई लें, आपको इलाज लेने की जरूरत है और उससे आपको जो है इलाज लेने से आपको आराम मिलेगा। तो जब पेशेंट अपनी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए जाएगा तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ जो है वो भी कई बार इंप्रूव होना स्टार्ट होगा, क्योंकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आएगा कि सामने वाला डॉक्टर जो है उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया शंकालु व्यक्ति के साथ आपको किस तरीके से व्यवहार या डील करना चाहिए। मैं नेक्स्ट चल रही हूँ। नेक्स्ट रोगी जो है वो है भ्रमित रोगी, या मैं ये बोलूं कंफ्यूजन की स्टेट अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, भ्रम है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको या ऐसे पेशेंट जब आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैम भ्रमित रोगी होता कौन है? भ्रमित रोगी होते हैं ना बहुत सारे, जिन्हें कंफ्यूजन चल रहा होता है, जिनकी स्मृति में प्रॉब्लम आती है, मेमोरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जैसे कि गजनी देखी है? यस मैम, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो भूल जाते थे चीजों को, करते करते उनको चीजें भूल जाते थे, तो वो नोट लिख के रखते थे वहां पर कि अच्छा मुझे आज ये काम करना है या मेरे घर का पता ये है। तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके उम्र के साथ जो है वो भूलने की आदत हो जाती है, या कई बार लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं, मेंटल ट्रॉमा हुआ होता है, हेड इंजरी हुई होती है, जिसके बाद उनकी मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, वो चीजें भूलने लग जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, या कैसा किस तरीके के साथ उनके साथ काम करना चाहिए, या जिनकी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर रहती है? मैम उनको तो आप ऐसा कर सकते हैं, लिखने के लिए बोलेंगे कि जो चीज याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, उसको लिख के रखें, अपनी एक पर्सनल डायरी बना के रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप उसको लिखने का बोल सकते हैं। उनकी अवस्था का बिल्कुल मजाक ना बनाए। बिल्कुल मजाक ना बनाए, बिल्कुल ठीक है। मैम अगर महिला रोगी है तो पुरुष बिल्कुल मतलब अकेले में बातचीत ना करे, क्योंकि वो पूरा डाउटफुल है ना। मैम इसमें समाज का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, समाज इसमें इसका साथ नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही कहा आप लोगों ने। देखिए जब भ्रमित व्यक्ति होता है तो जैसे कई बार हिसाब किताब में गड़बड़ी करना लग जाना, या अपनी चीजों को नहीं समझ पाना, भूल जाना, मेमोरी जो है वो साथ नहीं दे पाती है। तो पहले तो आपको उनकी जो मेमोरी में डिस्टरबेंस आया है उसके बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या कारण है। कहीं पेशेंट को मिर्गी के दौरे तो नहीं आते, कन्वर्जन या एपिलेप्सी के अटैक तो नहीं आते थे, या पेशेंट को किसी तरीके की इंजरी तो नहीं हुई थी। जब आपको कारण पता चल जाएगा कि भ्रमित अवस्था के पीछे का रीजन क्या है, तो पहला आपको गाइडलाइन मिल जाएगा इलाज के लिए कि अगर मिर्गी आते हैं उसकी वजह से भ्रमित स्टेज होगी। क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में अगर एपिलेप्टिक अटैक किसी पेशेंट को आ रहे हैं तो वो ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, और ब्रेन के सारे सेंटर्स जो हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें मेमोरी सेंटर भी होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में कंफ्यूजन की स्टेट या भ्रमित रहने की कंडीशन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके हिसाब से आप उसका इलाज करेंगे। अगर हेड इंजरी हुई है और ब्रेन में किसी तरीके का क्लॉट बन गया है, उसकी वजह से मेमोरी ऑल्टर हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके हिसाब से आप इलाज करेंगे। अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है और उसकी वजह से मेमोरी जो है वो डैमेज हो रही है, तो आप उसके हिसाब से उस व्यक्ति का इलाज करेंगे। तो पहला आपका मेन रूल होना चाहिए, मेन एम होना चाहिए ऐसे केसेस में कि टू नो द कॉज ऑफ द डिसीज या डिसऑर्डर, ये जो डिस्टरबेंस आया है उसके पीछे का कारण आप जानने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद ये पता लगाएं कि कहीं उनको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जब पेशेंट का होता है तो कई बार उसकी वजह से ब्रेन में क्लॉट जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है, अगर बीपी कंट्रोल मैनर में नहीं है तो आप उसके हिसाब से व्यक्ति को जो है वो इलाज या ट्रीटमेंट जो है वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार आपको ये पता लगाएं कि कहीं उसे हाल ही में किसी तरीके का हेड इंजरी तो नहीं हुआ था।
सिर में कोई चोट तो नहीं लगी थी, अगर लगी थी तो आप उसके हिसाब से इलाज जो है वो करवाना जरूरी है। और चोट कैसी लगी थी, बहुत सीवियर थी, ओपन हेड इंजरी हो गई थी या कॉन्ट्यूशन, अंदर क्लॉट का जमा होना स्टार्ट हो गया था, तो आपको कारण पता करना पड़ेगा और हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, जिससे आप पेशेंट को उचित तरीके से समझ पाए, उसकी कंडीशन को समझ पाए और ट्रीटमेंट जो है वो दे सके आप। नेक्स्ट आता है इसमें आपको ये भी प्रयास करना पड़ेगा इन केसेस में, जैसे हमने उदासीन व्यक्ति में हमने जानने की कोशिश करी थी, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ये बोल सकते हैं हम पूरा अपना इंटेलिजेंस यूज करते हुए आपको ये रूल आउट करना पड़ेगा कि कहीं पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे या सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने का तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि पेशेंट कई बार इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो अपने घर का एड्रेस नहीं याद रख पा रहा है, फैमिली मेंबर्स को याद नहीं रख पा रहा है, वो भूल जा रहा है, जो वो रोजमर्रा की काम थे वो नॉर्मल जो कर पाता था वो नहीं कर पा रहा है, भूल जा रहा है कि किसको कैसे करना है, ढक्कन खोलना है तो किस तरीके से खोलना है, मतलब इतना ज्यादा मेमोरी में डिस्टर्बेंस अगर आ गया तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को डैमेज करना स्टार्ट करता है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के डैमेज होने की वजह से पेशेंट कई बार सुसाइडल थॉट्स जो है वो आने लगते हैं और सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको रूल आउट करना पड़ेगा एज अ डॉक्टर, एज अ काउंसलर, कि कहीं इस तरीके का थॉट जो नहीं चल रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में आप पूछेंगे इसको। और दूसरा जो उन्होंने बोला, किसी ने बताया था कि बुखार तो नहीं आया कहीं बहुत तेज, कई बार हाई ग्रेड फीवर की वजह से जब ब्रेन फीवर हो जाता है तो उसकी वजह से कई बार पेशेंट का ब्रेन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट होता है और मेमोरी जो है वो अल्टर हो जाती है व्यक्ति की। तो आप उनको ऐसे केसेस में आपको उनको समझने की जरूरत है, उनको ध्यान देने की जरूरत है, उनके खान पीन पे आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है, चीजों को समझने की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में आपको ऐसे केसेस को रखने की जरूरत है, जिससे कि वो अपनी चीजों को समझे ना स्टार्ट करें और दवाइयों को प्रॉपर तरीके से लेना स्टार्ट करें। ठीक है। ऐसे केसेस में एक और चीज बहुत करना जरूरी होता है, अनचाहे व्यक्ति होते हैं जिसको पेशेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, नहीं चाहता कि वो उसके सामने रहे, आसपास रहे, ऐसे पेशेंट्स के सामने कभी भी उन व्यक्तियों को कभी भी ना लेकर आए आप, या उनके सामने उनको कभी भी ना लेके जाएं या उनसे बातचीत ना करवाएं आप, या उनका नाम भी ना लें। हो सकता है उसकी वजह से कई बार व्यक्ति की प्रॉब्लम जो है वो वर्स हो जाए और ज्यादा ब्रेन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए स्ट्रेस की वजह से। तो बिल्कुल भी ऐसी चीजें ना करें उनके साथ, उनके अकॉर्डिंगली चीजों को करें जिससे कि वो उनका माइंड रिलैक्स रहे, ब्रेन और ज्यादा डैमेज ना हो, चीजों को समझे वो। ठीक है, तो आपको इस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने की है कि आपको ध्यान में क्या रखने वाली बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, तो क्या आपकी लिमिटेशन होनी चाहिए, आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके का कितना फ्रेंडली और कितना अनफ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए इनके साथ। तो पहली चीज है, रोगी और उसके रिश्तेदारों के साथ अपनी सीमा के बाहर कभी भी जाके उनके साथ कोई वादा ना करें, क्योंकि कई बार जब ऐसे पेशेंट के मेंबर्स आते हैं, फैमिली मेंबर्स, तो वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज अब आप ही कर सकते हैं, आप ही सब कुछ आप ठीक कर देंगे ना, आप वादा करिए कि आप मेरे बच्चे को या मेरे हस्बैंड को जो है वो ठीक कर देंगे। तो कभी भी इमोशनल होके या सेंटिमेंट्स में आके ऐसा कोई वादा ऐसे पेशेंट्स के रिश्तेदारों को या फैमिली मेंबर को, और एज अ डॉक्टर मेडिको लीगल रूल भी यही कहता है कि आप उनको वादा ना करें कि आप पूरी तरीके से उन्हें स्वस्थ कर दें। ठीक है, आपके हाथ में जितना पॉसिबल है उतना ही आप कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाके आप किसी के साथ किसी को ठीक नहीं कर सकते। तो आप अपनी कोशिश पूरी करिए। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैं कोशिश पूरी करूंगा, बाकी जो है वो चीजें पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है और आप लोगों का कितना सहयोग है, क्योंकि ऐसे केसेस में सिर्फ डॉक्टर का रोल नहीं होता है, उसके फैमिली मेंबर्स, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो होता है उस पे भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति जो है वो कितना इमीडिएट रिस्पॉन्ड देगा।
ठीक है, क्लियर। आप ये ना कहें कि कुछ आपको ये कहने की बिल्कुल भी उन्हें जरूरत नहीं है कि सारे निर्णय जो है वो आप लेंगे। आप उनको ये बोलें कि जो चीजों में आपको डिसीजन लेना है उनमें आप डिसीजन लेंगे, बाकी केसेस में चीजों में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार फैमिली मेंबर्स खुद ही डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, ये दवाई से उसको आराम नहीं आ रहा है तो हम दवाई बंद कर देते हैं, या उससे उसको ये दिक्कत हो रही है। प्रॉब्लम हो सकता है डिसऑर्डर के साथ उसको सिम्टम्स आ रहे हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कई बार इसमें आगे खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। तो आप अपने फ्रंट स्टेप पे या फ्रंट फुट पे आप अपने डॉक्टर को रखें, उनसे आप प्रॉपर सलाह लेते रहें, समय समय पे अपनी तकलीफों के बारे में बताते रहें, जिससे कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले और पेशेंट जो है वो रिकवरी फास्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके का व्यवहार करें। कोशिश करके दूसरों की आलोचना ना करें कि और दूसरों के ऊपर कभी भी आरोप ना लगाएं आप ऐसे केसेस में, ठीक है, कि उसकी वजह से हुआ है या उसने ऐसा किया है या आप इस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल आपको इस तरीके का व्यवहार या इस तरीके का आरोप या ऑब्लिगेशन जो है वो उनके ऊपर या किसी XYZ के ऊपर, या कई बार होता है पेशेंट जो है वो दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर आपके पास आ रहा है और आप बोल दें अरे उस डॉक्टर ने तो गलत ट्रीटमेंट दिया था। तो आप इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। मयंक जी म्यूट करें आप। तो आप इस तरीके का व्यवहार या इस तरीके की बातचीत जो है वो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और एक और जो वैष्णवी जी ने बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फीमेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आ रही है और आप मेल पेशेंट डॉक्टर हैं, तो कभी भी ऐसे केसेस को आप अकेले में उनके साथ बातचीत ना करें, उनके साथ अकेले में डील ना करें, क्योंकि इनके साथ हमेशा जो है एक अटेंडर, अगर फीमेल पेशेंट तो फीमेल अटेंडर जरूर रखें आप। अदरवाइज मेडिको लीगल कंडीशन है, क्योंकि पेशेंट जो अपनी वो स्टेबिलिटी में नहीं है, कॉन्शियस कंडीशन में नहीं है, तो कई बार चीजें विपरीत जा सकती हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए आप हमेशा एक अटेंडर जो है अकेले में ना बातचीत करें, एक अटेंडर हमेशा अपने साथ रखें। अगर फीमेल पेशेंट है तो फीमेल अटेंडर प्रेजेंट रहनी चाहिए, ना कि मेल अटेंडर, या तो फैमिली का कोई एक मेंबर जो है उनके साथ जो है वो अंदर अलाउ करें आप, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो अवस्था है, उनकी जो सिचुएशन है, कई बार फैमिली मेंबर्स जो है वो मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर के सामने, तो स्टार्ट हो जाता है। तो आप कई बार तो आप ऐसे केसेस में जो है आपको फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि आप इस तरीके का व्यवहार जो है वो उनके साथ ना करें। आप एज अ फिजिशियन उनको आश्वासन या एश्योरेंस दिलाएं कि उनकी सहायता वो जो है वो हमेशा करेंगे, और जहां तक हो सकेगा वो अपनी फैसिलिटीज जो है वो उनको प्रोवाइड करवाएंगे। डोलन सोलंकी जी का कोई बख्शी जी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम, सॉरी गलती से अनम्यूट हो गया था, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। आपका हैंड रेज उसमें आ रहा था तो मुझे लगा शायद कोई प्रश्न है आपका, ठीक है। तो नहीं इसमें आपको इस तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। अब जब आपातकालीन स्थिति आती है, जहां पर परिस्थितियां, जब मानसिक उपचार आप दे रहे होते हैं, इमरजेंसी की कंडीशंस होती हैं, तो अगर हिंसक या बहुत ज्यादा एग्रेसिव पेशेंट आपके पास पहुंच गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो आपको रोगी से थोड़ी दूरी जो है हमेशा बना के रखनी चाहिए। प्रयास करें कि किसी को ना आ जाए, और कोशिश करके ये जानने की कोशिश करें कि किस चीज से उनको परेशानी है।
कोशिश करके आप ये पता कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में रोगियों से डिस्टेंस बनाना जरूरी है। अपने आसपास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट ना रखें जिससे कि वो आपको ऊपर हमला कर दे। दूरी बना के रखें, सारे इंस्ट्रूमेंट आपके टेबल से हटा दें, शार्प इंस्ट्रूमेंट कभी भी उनके सामने ना रखें। एक अटेंडर अपने साथ हमेशा प्रेजेंट रखें आप, अगर ऐसा केस है। अपने अटेंडर के साथ साथ कई बार आपको अपने उनके फैमिली मेंबर के अटेंडर्स को भी अलाउ करना पड़ेगा, जिससे कि पेशेंट को कंट्रोल किया जा सके। जब पेशेंट कंट्रोल फॉर्म में आ जाए तो उनकी परेशानियों को आप जानने की कोशिश करें। फैमिली मेंबर्स को कोशिश करके आप उनके फैमिली मेंबर्स को भी एजुकेट करें, एनकरेज करें कि इनको मेडिसिन जो है वो लेना जरूरी है। आप उनको ये भी बताएं कि कई बार ऐसी मेडिसिन लेने से कुछ सिम्टम्स जो है वो बॉडी पे उपप्रभाव, जिसे हम बोलते हैं, पेशेंट हो गया मुंह सूखना, सिर में भारीपन या हल्कापन जो है वो भारीपन जो है, या कई बार जो है लग रहा हवा में घूम रहा है, इस तरीके का एहसास जो है कई बार व्यक्तियों में पेशेंट को अलग अलग साइड इफेक्ट जो है वो मेडिसिन के दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप फैमिली मेंबर्स को पहले ही अवेयर करवा के रखें कि मेडिसिन जो भी ले रहे हैं साइकेट्रिक, उनके ये जो है उपप्रभाव जो है वो साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा वर्स हो जाते हैं या आपको बहुत अधिक मात्रा में दिखना स्टार्ट हो जाए तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ना कि आप सिर दर्द का इलाज खुद से ही लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आप पेशेंट और फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दोनों को ही प्रॉपर तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। तो ये जो आपका चैप्टर था मानसिक रोग वाला, ठीक है, ये आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। कल हम कुछ नेशनल राष्ट्रीय प्रोग्राम जो है, स्वास्थ्य प्रोग्राम जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो मैं यही बोलूंगी आपसे कि वो हेल्थ प्रोग्राम थोड़ा सा आप रीड आउट करके रखें। बहुत से हेल्थ प्रोग्राम्स आप लोग जानते हैं और उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जैसे मलेरिया हेल्थ प्रोग्राम की। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड जिसके भी जो भी क्वेश्चन है आप कोशिश करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको कल आंसर दे दूंगी। ठीक है, मैं अभी ये मीटिंग यही एंड कर रही हूँ। हाँ, पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आप लोग कल पढ़ कर आएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। कौन से नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ता है? लास्ट चैप्टर है। थैंक यू साहब। ठीक है जी, थैंक यू मैम। मीटिंग यही एंड कर रही हूँ। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।